असलम शेख जी ने कुछ विषय निकाले हैं, तो विषयों का मेरे को जवाब देना पड़ेगा। मैं सवाल खड़ा नहीं करता हूं, पर मेरे सामने सवाल खड़े होते तो मैं जवाब देने की मुझे आदत है, और जब मैंने सवाल शांति से सुने तो आप जवाब भी शांति से सुन लीजिए। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी नहीं चलेंगे, यहाँ सरकारी जमीन पे कब्जे करने वाले भी नहीं चलेंगे, और कब्जे करवाने वाले भी नहीं चलेंगे। और जो सरकारी जमीनें अभी तक कब्जे हुई है वो सारी की सारी सरकारी जमीनें खाली कर लोगों के उपयोग में लाई जाएगी। यह संविधान में लिखा हुआ है। सरकारी जमीन यहाँ पे लोगों के नेचुरल, आज कोई भी यहाँ पर पूरे मुंबई के अंदर जितना खेलने के मैदान और जितने घूमने के लिए मैदान और जितने हॉस्पिटल और सुविधाएं बच्चों की होनी चाहिए, वो सुविधा है क्या प्रदेश सिंह की सुविधा है? वो सुविधाएं नहीं है। तो पहले से नहीं है कि यहाँ पर पहले तो आपके मालवड़ में बहुत सारी जमीनें पड़ी थी, तो सारी जमीनें कब्जे हो गई ना, तो उनको खाली नहीं कराना है क्या आपने को? वो खाली कराना गुनाह है, और उसके लिए कोई पालक मंत्री के नाम काम करेगा तो वो धमकियां दी जाएगी उसको, और धमकियां दी जाएगी तो मैं चुप बैठूंगा कि वापस उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आऊंगा। मेरा कहना है कि राजनीति के अंदर सबको काम करने का अधिकार है, सबकी जिम्मेदारी भी है, बट एट द सेम टाइम जब जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसको उसका काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मैं असलम शेख जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सार्वजनिक तौर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, न तो आपका मेरे से पर्सनल झगड़ा है, न मेरा आपसे पर्सनल झगड़ा है, पर जैसे आप जब पालक मंत्री थे तो आप पालक मंत्री के नाते काम करते थे, तो मैंने पालक मंत्री के नाते ये बीड़ा उठाया है कि मुंबई के अंदर हर साल 100 एकड़ जमीन खाली करवाऊंगा, और वहां पर सरकार के अंदर जो डीपीडीसी के अंदर जो एम्यूनिटी के काम दिए हुए हैं वो सारे एम्यूनिटी के काम होंगे। और आप ये विश्वास रखिए, उसमें केवल मलवनी टारगेट नहीं है, उसमें जहां जहां पर सरकारी जमीनें हुई है उनको खाली कराना, और खाली कराने के बाद में उनको समाज के उपयोग में लाना, यह पूरी ताकत। कल मैंने जाके चंद्रशेखर बावनकुले जी के साथ भी मीटिंग की, उनसे मैंने कलेक्टर को फोन कराया, और कलेक्टर से फोन करके मैंने ये तय किया है कि ये किसी को इसको कोई धार्मिक आंदोलन नहीं समझे, इसको कोई राजनीतिक विषय भी नहीं समझे, यह केवल समाज के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके पहले जो आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण दिए, जिन्होंने आंदोलन किए, गांधी और नेहरू जी ने आजादी में काम किया, पर केवल गांधी और नेहरू के कारण आजादी नहीं मिली है, आजादी आदिवासियों के कारण भी मिली है, आदिवासी किसानों के कारण भी मिली है, आजादी महिलाओं के कारण भी मिली है। उन सब ने जिस भारत का सपना देखा था वो भारत आज है क्या? यदि उनको ये मालूम होता कि भारत ऐसा भारत होगा जो आज दिख रहा है, तो शायद वो अपने जीवन का बलिदान नहीं करते थे। उसका कारण माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि जब हमने 1947-50 के बाद में जब भारत के अंदर सरकारें आई, चुने हुए जनप्रतिनिधि आए, तो उन्होंने बड़े बड़े भाषण देने शुरू कर दिए, बड़े बड़े वादे करने शुरू कर दिए, बड़े बड़े घोषणा पत्र छपा दिए, और लोगों को जब ये समझ में आया 15-20 साल के बाद में कि जो ये बोलते वो करते नहीं है, तो अब हालत ये हो गई है कि यदि कोई रहता जाता है गांव के अंदर तो लोग उसको मिलने के लिए नहीं आते, बुलाना पड़ता है, भीड़ जमा करनी पड़ती है। और इसके लिए मोदी साहब कहा करते हैं कि उतना ही बोलो जितना कर सकते हो, और करते हो तो उसको पूरा करो। और मैं आपके सामने सार्वजनिक तौर पे वादा करता हूं कि हर साल के अंदर मुंबई के अंदर 100 एकड़ जमीन खाली कराकर उसको लोगों के विकास के लिए समर्पित किया जाएगा। और जहां तक रोहिंग्या बांग्लादेशियों का सवाल है, रोहिंग्या बांग्लादेशी के बारे में तो सारे भारत की नीति स्पष्ट है, और अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है कि हम हमारे लोगों को नहीं संभाल पाते तो मेहमान को जबरदस्ती कौन से घर में ठहराएंगे, और ये जबरदस्ती के मेहमान किस काम के, और ये षड्यंत्र कैसे चलता है, उस षड्यंत्र के बारे में आज ये स्थान नहीं है। पर मैं पूरी ईमानदारी से भारत के नागरिक के नाते कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूं कि यदि इसी तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत के अंदर आने दिया गया, मुंबई में बसने दिया गया, तो वो दिन दूर नहीं, फिर कोई कसाब पैदा होगा, फिर यहाँ पर बम विस्फोट की घटनाएं होंगी, फिर यहाँ ट्रेनें जलाई जाएंगी। और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए, मुंबई को बचाने के लिए, यदि मुंबई को आसाम नहीं बनने देना है, यदि महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देना है, तो केवल ये माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का काम नहीं हो सकता, आपको और हमको सबको मिलकर करना पड़ेगा। और इसमें किसी का जाति धर्म नहीं देखा जाएगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। पर हां, जो भारत के अंदर चोरी चिपटे आया है, जो भारत के अंदर भारत के संसाधनों को, भारत की सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहा है गलत तरीके से, उसको फायदा लेने दिया जाएगा भी नहीं। चाहे धमकी दी जाए, चाहे हमला किया जाएगा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, और जिंदगी यदि देश के लिए कुछ चली भी जाए तो इसमें यह भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं करता है।